ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ 5 ವರ್ಷ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂನಂ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಕಟುವಾಸ್ತವ. ನಂಬಲಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಆದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಕಾದ ಸತ್ಯ. ದೇಶದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಪೂನಂ ಅವರದ್ದು. ಈಕೆಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಈಗ ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪೂನಂರ ಪತಿ ರಜೀಶ್ ನಾಯರ್ ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂನಂ ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ. ಪೂನಂ ಪತಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದಿದೆ. ಪೂನಂಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪೂನಂ ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಭಾರೀ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಪೂನಂ ಅವರ ಪತಿ ರಜೀಶ್ ನಾಯರ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಅದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. तो ये शुरुआत हुई 3 अक्टूबर 2015 को, जब हम पूनम के साथ हम लोग गए. उसको एक पेट में दर्द की शिकायत लेकर के हम गए थे, जो कि एक सामान्य किस्म का एक पेट में दर्द वाली बात थी, जिसके लिए हम गए थे. वहाँ जाने पर हमसे वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि पूनम एक ऑपरेशन, शस्त्रक्रिया उसे करानी होगी. जिसके लिए हमने उनसे पूछा कि भाई आप ने क्या कुछ ये पता करा है कि अल्ट्रासाउंड से या सीटी स्कैन से, एमआरआई से, कि भाई क्या इशू क्या हुआ है. तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ये आपके अतड़ियों में, जो पूनम के अतड़ियों में जो है कोई लीकेज हो गई है, जो रिसाव जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, रिसाव सा हो गया है. तो हमने उनसे कहा कि भाई अगर ये है तो क्या ये छोटी आंत में है कि बड़ी आंत में है, जो हम जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन अथवा लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. तो उन्होंने हमें कहा कि ये तो हम नहीं जानते, ये शस्त्रक्रिया के दौरान पता चलेगा, जो कि थोड़ी हज़म करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी और सांकेतिक जो है वो इतना ऊपर और इतनी तरक्की कर चुकी है कि किसी भी शस्त्रक्रिया, किसी भी ऑपरेशन के पहले ही पता चल जाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं. तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने तो किया होगा अल्ट्रासाउंड ने, 3D स्कैन. कहा कि नहीं भाई किया नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं. तो वही काफ़ी आश्चर्यजनक था कि भाई ये पता करने के पहले ही अस्पताल इस बात को डिसाइड कर चुका था, इसका निश्चय कर चुका था कि भाई हमें इनका तो ऑपरेशन करना ही करना है. बहरहाल वो हुआ. सीटी स्कैन हमारे कहने पर, जब हमारे पूछने पर उन्होंने किया सीटी स्कैन, लेकिन करने के बाद में वो अपनी बात पर वो अड़े रहे. वो अस्पताल प्रशासन ये बोला कि इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है. हमने कहा जब भाई आप ये विकल्प ही नहीं दे रहे हमें कोई और दूसरा, तो फिर जो आप कह रहे हैं वो करिए. ऑपरेशन उन्होंने किया. ऑपरेशन करने के बाद में ये हमारे अस्पताल में पहुंचने के कम से कम 8 से 9 घंटे बाद ये ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के बाद में हमसे ये कहा गया, जो चिकित्सक जिन्होंने ये किया था, ऑपरेशन किया था, उनके द्वारा मुझे ये कहा गया कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल है, ये विजयकारक रहा है और सक्सेसफुल है, और आप 4-5 दिन में आप घर भी जा सकते हैं. तो खुशी की बात थी ये कि भाई जो भी हुआ, और जो उसे पेट की शिकायत हुई, भले ही ऑपरेशन हुआ, लेकिन कम से कम अब हम 4-5 दिन में घर जा सकते हैं. लेकिन ऑपरेशन के बाद में उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, और करीबन 12:30-1 बजे दोपहर में ये ऑपरेशन हुआ था, और करीब 4:30 बजे, करीब 4 घंटे के अंतराल के बाद में मुझे बुलाया गया कि भाई पूनम से आप मिल सकते हैं. पूनम से मैं मिला करीबन 4:30 बजे शाम को, जिसमें ये कहा गया कि भाई हमने, है ना, कि भाई आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, समझ सकते हैं. पूनम पूरी तरह से होश में आ चुकी थी, पूरा कंप्लीट कॉन्शियसनेस वो गेन कर चुकी थी, और संवाद भी कर रही थी. हालांकि उसके मुंह पर वो ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था, परंतु वो जितना भी उससे बन रहा था वो
संवाद भी कर रही थी, हटा कर भी कर रही थी, और अपने हाथ पैर और पूरा शरीर वो अच्छे से वो उसे हिला भी रही थी, अपने इच्छा अनुसार अपने शरीर को वो मूव भी कर रही थी, हिला भी रही थी। ये भी एक खुशी की बात थी कि भाई सर्जरी के बाद में आजकल बहुत होता है कि एनेस्थीसिया की वजह से, नहीं तो दवाइयों के वजह से पेशेंट कई बार बहुत ही ख़राब परिस्थिति में चला जाता है। यहाँ पे पूनम का पूरा होश में आना हमारे लिए खुशी की बात थी। परंतु इसके बाद में करीबन 6 घंटे के बाद मिडनाइट में, आधी रात में, मुझे फिर से बुलाया गया MICU के चेयरमैन डॉक्टर सुनील करांत द्वारा। इन्होंने मुझसे कहा कि भाई पूनम का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया है, जिसका मतलब है कि आपके शरीर के सारे अवयव जो हैं वो फेल हो चुके हैं, वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। अब ये काफ़ी आश्चर्यचकित तो है ना, कहना शायद मुझे लगता है कि कम पड़ जाएगा। ये बहुत ही अफसोसजनक था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जो बच्ची सिर्फ पेट दर्द लेके पहुंच रही है, आप कह रहे हैं जो बच्ची किसी भी अवयव के तकलीफ या किसी भी प्रकार के ऑर्गन फेलियर से नहीं आई थी, आज आप बोल रहे हैं उसके सारे ऑर्गन फेल हो गए, सारे के सारे अवयव काम करना बंद कर चुके हैं। तो मैं समझ गया था कि कुछ तो यहाँ पे गलत हुआ है। परंतु उस वक्त में मेरे सामने चुनौती ये थी कि बाकी सब कुछ बाद में सोचा जाए, पहले पूनम की ज़िंदगी बचाई जाए, पहले उसकी जान बचाई जाए, उसे ठीक करा जाए। तो मैंने अस्पताल से ये पूछा, डॉक्टर सुनील करांत से, कि भाई आगे मेडिकल साइंस में चिकित्सा मेखला जिसको हम बोलते हैं, मेडिकल सेक्टर, इसमें आगे क्या स्टेप है, आगे हम क्या कर सकते हैं जिसके तहत में पूनम को हम वापस ला सके ज़िंदगी में। तो उन्होंने मुझसे साफ ये कह दिया कि देखिए आप बेटर ये रहेगा, अच्छा ये होगा कि आप चिकित्सा जो है इसको आप खींच लें, उसे आप वापस ले लें, चिकित्सा को आप रद्द कर दें और आप इसकी बॉडी घर ले जाएं। तो क्योंकि एक डॉक्टर, वो भी MICU का चेयरमैन, मुझसे ये कह रहा था कि भाई आप बॉडी घर ले जाएं, आम तौर पे हम सबको ये मालूम है कि बॉडी करके हम एक इंसान को तब ही संबोधित करते हैं जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसके पहले हम किसी को भी बॉडी कह करके नहीं हम संबोधित करते। तो मेरा सवाल उनसे वाजिब रूप से यही था कि भाई क्या मेरी पूनम जिंदा है? और उन्होंने कहा कि हाँ, अभी जिंदा तो है लेकिन वो बच नहीं सकती है, और आपके लिए अच्छा यही है कि आप चिकित्सा आप वापस ले लें, रद्द कर दें, और आप उसका शरीर लेकर के आप चले जाएं, बॉडी लेकर के चले जाएं। मैंने कहा कि देखिए आप डॉक्टर हैं और एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के नाते आपको शोभा नहीं देता कि आप एक ज्योतिषी का काम करें, आप प्रेडिक्शन देने का काम करें। कौन बोला ऐसे? कौन सा? डॉक्टर सुनील करांत। तो मैंने कहा कि आप ये प्रेडिक्शन देने का काम ना करें। जब तक एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, हमारा, आपका, हम सबका कार्य यही है, दायित्व यही है, जिम्मेदारी यही है कि उसे बचाने की कोशिश करी जाए, ना कि ये कि उसे मरने के लिए उसे धकेल दिया जाए। हमने कहा आप ये मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट क्या करना है, क्या हो सकता है। चिकित्सा मेखला आज इतनी आगे आ चुकी है। तो मुझसे कहा गया कि हम इसे CRRT पे डाल सकते हैं। अब CRRT का मतलब होता है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि एक प्रकार से आम आदमी को ये समझ में आने के लिए मैं बता देता हूँ कि जो डायलिसिस का एडवांस्ड वर्जन होता है सबसे, उसे हम कहते हैं CRRT, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो मैंने कहा कि ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो आप बोल रहे हैं कि उसके सारे अवयव जो हैं काम करना बंद कर चुके हैं, ये कब हुआ? मुझसे कहा गया कि ये करीबन 45 मिनट, 1 घंटा पहले हुआ है। तो मैंने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑलरेडी उसे CRRT पे डाल दिया होगा। तो कहने लगे नहीं, हमने नहीं डाला, हम तो आपके बताने का वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आपकी मंशा है भी कि आप उस रोगी को, पेशेंट को बचाने की मंशा क्या आपकी है? अगर आपकी होती तो आप ये गोल्डन पीरियड बर्बाद नहीं करते, आप ये ज़ाया नहीं करते समय को। अगर वो इतनी ख़राब परिस्थिति में थी तो आपको उसे पहले CRRT पर डालना चाहिए था, और उसी वक्त में साइमल्टेनियसली उसी समय मुझे भी बताना चाहिए था। तो मैंने कहा कम से कम अब आप कृपया करके आप उसे CRRT पर डालें, समय बर्बाद ना करें। तो बताया गया कि उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस कमरे में वो थी ICU में, वहाँ CRRT का प्रावधान ही नहीं था।
मतलब ये है कि इस 1 घंटे में भी, और उनको वो इस बारे में सोचे ही नहीं रहे थे कि पूनम को बचाना भी है, क्योंकि उसे उसी कमरे में रखा गया जहां सीआरआरटी का प्रावधान ही नहीं था, जो उनके ही अनुसार नेक्स्ट स्टेप होता। मैंने फिर भी उनसे ये इल्तिजा करी, गुहार करी कि भाई आप उसको कम से कम अब लेकर के जाइए और फटाफट आप सीआरआरटी पे डालिए। ये ऑपरेशन होने के महज 5 से 6 घंटे जो है उसके बाद की बात है। ऑपरेशन होने के बाद में एमआईसीयू में लाने के बाद में टोटल अगर आप बोलें तो करीब करीब 10 घंटे के बाद की बात है, लेकिन एमआईसीयू में आने के करीबन 5-6 घंटे बाद की। और ये जो 5-6 घंटे एमआईसीयू में आने के बाद में, जो 5-6 घंटे के बाद ये हुआ, इसी 5-6 घंटे के पहले मैं पूनम से मिल भी चुका था। मैं पूनम से मिला भी था और वो बिल्कुल ठीक थी, पूरे होशो हवास में भी थी। तो इसके बाद में फिर उसे सीआरआरटी पे डाला गया। खुशी की बात फिर से ये थी कि उस बच्ची के अंदर में इतना जज्बा था और उसकी जो शारीरिक क्षमता है, जो उसका स्वास्थ्य इतना सशक्त हुआ करता था कि वो 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर अंदर वो सारे के सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो बता करके उसे राइट ऑफ करा जा रहा था, उसे मौत के मुंह में धकेला जा रहा था, उससे वो बिल्कुल बाइज्जत सक्सेसफुली विजयकारक होकर के वो वापस आ गई, ठीक हो गई वो, और सीआरआरटी से बाहर आ गई। सीआरआरटी की मशीन अलग कर गई और वो ठीक ठाक अपना कमरे में थी। अब अस्पताल के डॉक्टरों ने भी कहा कि बहुत मुमकिन है कि अब ये 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। हम भी खुश थे, लेकिन शायद हमारी खुशी की उम्र ज़्यादा नहीं थी। 2-3 दिन के बाद में फिर से हमें बुलाया गया और कहा गया कि भाई ये पूनम का जो है वो उसके मस्तिष्क पे चोट हो गई है, ब्रेन इंजरी, ब्रेन में इंजरी हो गई है, मस्तिष्क पे चोट हो गई है। तो अब बात समझ में नहीं आ रही थी। एक इंसान पेट का दर्द लेके जाता है, सारे अवयव पहले आप बोलते हैं कि काम करना बंद कर देते हैं, आपका हृदय, आपकी किडनी, आपके लिवर, जिगर जिसको हम कहते हैं वो, ये सारे चीज़ें आप बोल रहे हैं कि पहले आपने कहा कि भाई इन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट जो है ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, ब्रेन इंजरी की वजह से। पेट दर्द से ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा बहरहाल अभी भी मुझे ध्यान देना है पूनम को बचाने की तरफ। मैंने कहा कि अभी नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट क्या है। तो मुझे मेरे पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला गया कि मैं पूनम का ट्रीटमेंट मैं विड्रॉ करूं, खींच लूं, पूनम को ट्रीटमेंट से निकाल दूं, जिसका मतलब ये होता कि उसे मौत के मुंह में धकेलना, जिसके लिए मैंने साफ इनकार करा। मैंने कहा कि जब तक पूनम जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ रही है, वो एक संघर्ष कर रही है, और कोई साथ उसका दे ना दे, मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि घर के जो मर्द हैं, घर की औरत लड़ रही है परिस्थिति में, घर का मर्द भाग जाए, ये नहीं हो सकता है और हम उसका सपोर्ट करेंगे। ये कह करके मैंने उसका ट्रीटमेंट जारी रखा। कुछ दिन निकले, हफ्ते निकले, हर रोज़ ये मेरे से दबाव मेरे पर ये डालते रहे कि आप इसको कब लेंगे ट्रीटमेंट से बाहर, कब आप इसका ट्रीटमेंट आप रोकेंगे। मैंने कहा हम इसका ट्रीटमेंट तब तक नहीं रोकेंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। इस बीच में एमआईसीयू के चेयरमैन, वही बंदा जिसका नाम डॉक्टर सुनील करांत है, इसने करीबन महीना भर के बाद में मुझसे ये कहा बुला करके। इसके पहले अच्छा इन्होंने पूनम के हॉस्पिटलाइजेशन के करीबन 2-3 हफ्ते के बीच में कई बार मुझसे ये भी कह चुके थे कि भाई आपका सारा कुछ जो भी आप खर्चा करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपने सारे पैसे भी आपके जाएंगे और ये बचेगी भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 हफ्ते के आगे ये पार कर ही नहीं सकती, ये अपने आप मर जाएगी। जो मैंने कहा कि अब ऊपर वाले के हाथ में है, ज़िंदगी मौत जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं और आप भगवान बनने की या ऊपर वाला बनने की कोशिश ना करें और वो उन पे छोड़ें, हम वो करें जो हमारे इख्तियार में है, जो हमें करना चाहिए। और पूनम उस चीज़ को, डॉक्टरों की कही हुई जो उनका जो दावा था, उसको पूनम ने पूरी तरह से निस्तो नाबूद किया, उन्हें हरा दिया। क्योंकि पूनम ना सिर्फ उस दौरान में उसने संघर्ष करके जीवन में वो बनी रही, जीवित रही, वो आज 5.5 साल के बावजूद भी वो जिंदा है। वही इंसान पूनम जिसे 5.5 साल पहले इन डॉक्टरों ने मृत करार देने के लिए हम पर दबाव डाला था। अब जो है ये हॉस्पिटलाइजेशन के करीबन महीने भर बाद में
ये बंदा जो है सुनील garanth, वहाँ का जो MICU चेयरमैन है, इसने मुझसे कहा, मणिपाल हॉस्पिटल जी जी, मणिपाल हॉस्पिटल, ओल्ड एयरपोर्ट रोड जो है, यहाँ बंदा उधर में MICU का बॉस है, समझ लीजिए, वो बेताज बादशाह है वहाँ पे। तो उन्होंने हमसे कहा फिर से कि आप बहुत ही सोच समझ करके आप फैसला करिए, ये बच्ची आपके किसी काम की नहीं है। एक मर्द के ज़िंदगी में बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, शारीरिक, मानसिक, कई प्रकार की, और ऐसी कोई ज़रूरत जो है ये आपकी पूरी नहीं कर सकती है, ये आप ठीक हो भी नहीं सकती है। आप इसके अवयव, इसके जो ऑर्गन्स हैं, हृदय, जिगर, किडनी, ऐसे आँखें, उन्होंने पूरी लिस्ट गिना दी, आँखें, हड्डी के अंदर वाला मज्जा, यहाँ तक, ये सारे अवयव आप हमें दे दें और आपको अस्पताल 2.5 करोड़ रुपया, जो कि नेगोशिएबल है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ये अस्पताल की तरफ से 2.5 करोड़ का ऑफर है, आप ये लीजिए। आप एक जवान आदमी हैं, आपके पास में एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है, आप कंसल्टेंट हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, परिवार करिए, बच्चे करिए, आप आगे बढ़ जाइए। हमने कहा कि सर आप उतना ही करिए जितने कि आपकी जिम्मेदारी है, आप एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है पूनम को चिकित्सा देना, उसे बचाने की भरसक प्रयास करना और उसे बाहर लाना। आप उतना ही करिए, बाकी मेरी निजी ज़िंदगी में मुझे क्या करना चाहिए वो मैं समझ लूँगा, मैं देख लूँगा। मैं पूनम को बचाना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसमें कितना भी जो भी लगता है, जैसा भी होता है। इन्हें समझ में आ गया हॉस्पिटल में कि ये बंदा जो है रजीश नायर, ये पीछे नहीं हटने वाला है, पूनम का ट्रीटमेंट ये कराएगा। तब इन्होंने हमें यातनाएं देना शुरू कर दिए, तंग करना शुरू कर दिए कि भाई आप जो है पैसे, आप फटाफट आप पैसे एडवांस में जमा करिए, आप 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए आप एडवांस में जमा करिए। हॉस्पिटल कौन सी वाली बात को आप रेफर कर रहे हैं? 2.5 करोड़ वाली? हाँ, 2.5 करोड़। ये 1 महीने की बात की बात है। 1 महीने, करीब 1 महीना हो गया था इस बात को, जिसके बाद में उसने ऐसा हमसे कहा। देखिए, उनको ये मालूम था कि पूनम के साथ में जो हुआ है ये बहुत बड़ा मेडिकल अपराध है, इसे मेडिकल नेग्लिजेंस की श्रेणी में हम नहीं डाल सकते, ये बहुत बड़ा मेडिकल अपराध था। और ये जानते थे कि इन्होंने प्रणाली वहाँ पे करनी है ऐसी जिसके अंतर्गत में आदमी ख़त्म तो बात ख़त्म, कि आदमी ख़त्म तो केस ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये चाह रहे थे कि पूनम को इस प्रकार से ख़त्म किया जाए कि भाई केस ही ना बचे। इसलिए ये भरसक प्रयास कर रहे थे, हमें ये दबाव बना रहे थे कि हम ट्रीटमेंट ले लें वापस, अथवा ये सामान्य जनता को, किसी को भी ये इस बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि ट्रीटमेंट कराने वाला, खर्चा करने वाला एक परिवार होता है। तो ट्रीटमेंट कराना ना कराना ये उनकी क्षमता के ऊपर में निर्भर करता है। अगर हम तैयार हैं ट्रीटमेंट कराने का, तो अस्पताल की ऐसी क्या गरज हो रही थी कि वो मरे चले जा रहे थे कि नहीं यार आप ट्रीटमेंट विड्रॉ कर लो, आप चिकित्सा को खींच लो, आपको तो पैसे मिल रहे हैं, आप तो ये आपका तो धंधा है ये, और आपको पैसे मिल रहे तो आपको क्या परेशानी है? आप क्यों ये चाहते हैं कि भाई हम ट्रीटमेंट विड्रॉ कर लें? आप अपना नुकसान कराना चाहते हैं? नहीं, आप अपना नुकसान नहीं कराना चाहते थे, आप अपने अपराध को हमेशा हमेशा के लिए दफनाना चाहते थे। और मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ाया और पूनम के बारे में हमसे कहा गया कि ये इर्रिवर्सिबल डीप कोमा में है, जिसका मतलब ये होता है कि आपका मस्तिष्क एक प्रकार से करीब बहुत प्रतिशत तक वो निर्जीव हो चुका है और इसका कभी भी निवारण नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा हमसे कहा गया। परंतु 3 महीने के बाद, अक्टूबर निकला, नवंबर निकला, दिसंबर निकला, जनवरी आते आते में पूनम अपने कोमा, जो इनके अनुसार जो वो कोमा में थी, हालांकि वो कभी कोमा में शायद थी ही नहीं, वो बाहर आ गई थी, वो कोमा से बाहर आ गई थी और जनवरी 2016 में, और वो रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था। उसने हमारी बातें सुन करके और हम लोगों को वो अपना
जितना उससे बनता था अपनी आंखों से, अपने चेहरे से, वो हमसे संवाद करना उसने शुरू कर दिया था। 1 साल बाद का बात? नहीं, ये सिर्फ 3 महीने बाद की बात है। जी जी। उसके बाद में ये निरंतर ये ट्रीटमेंट हम चला रहे थे, और कुछ एक दवाइयाँ ऐसी थी जिनके वजह से पूनम का बेटर हुआ, उसको फ़ायदा पहुंचा। ऐसे दवाइयों को अस्पताल ने बंद कर दिए, जबकि हम कभी भी ऐसी उम्मीद किसी से नहीं करेंगे। अगर एक रोगी का, पेशेंट का अगर कुछ भी फ़ायदा होता है तो उस दवाई को जारी रखा जाता है, कभी उसकी डोजेस को बढ़ाया भी जाता है। लेकिन यहाँ पे उसको वो दवाई ही बंद कर दी गई थी। हमारे लाख इस बारे में उनसे गुहार लगाने पर भी कि भाई आप ये दवाई क्यों बंद कर रहे हैं, इससे तो पूनम का अच्छा हो रहा है, इससे तो पूनम को फ़ायदा पहुँच रहा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने वो दवाई बंद कर दी। 6.5 महीने उन्होंने वो दवाई चलाई, उसके बाद उन्होंने वो दवाई बंद कर दी। अब इसके बाद उन्होंने पूनम को कई जो है घाव हो गए थे, ऐसे घाव हो गए थे उसकी कमर के पीछे में, कि उन्होंने इतना भी ध्यान नहीं रखा पूनम को, कि वो घाव इतना गहरा हो गया कि वहाँ इन्फेक्शन पहुँच करके पस जमा हो गया और उसकी हड्डी तक काटनी पड़ी। और ये जो उसको जो चोट पहुँची, इंजरी पहुँची, ये जो घाव पहुंचा, ये अस्पताल में पहुंचा है। ये घाव वो लेकर के नहीं गई थी अस्पताल में, ये अस्पताल जाने के बाद में उसको ये घाव दिया गया, और ये इतना खराब हो गया कि हड्डी तक काटनी पड़ी। अब अगर यही चीज़ बाहर किसी विकसित देश में हुआ होता तो सिर्फ इसके आधार पर ही डॉक्टर जेल में जा चुके होते, और पूनम को 300-400 करोड़ रुपए का उसे कॉम्पेंसेशन भी मिल चुका होता। लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में इंसान की ज़िंदगी की कीमत नहीं है। यहाँ पे इंसान की मौत भी हो जाती है तो यहाँ पे आदमी बात करता है 1 लाख रुपए की कॉम्पेंसेशन की। हालांकि हम कोई भी अपने परिजनों की ज़िंदगी या उनके प्राणों की या जीवन की कभी कीमत 1 लाख या 100 करोड़ में भी हम नहीं लगा सकते। हम अपने परिजनों को प्यार करते हैं, तो हमने वो ट्रीटमेंट आगे बढ़ाया। लेकिन इनके तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। ना सिर्फ मदद नहीं मिली, बल्कि भरसक हमें इनकी तरफ से यातनाएं मिली। हमारे को इनकी तरफ से कंटिन्यूअस, निरंतर ये हमें तंग करते रहे कि हम किसी तरह से हम पीछे हट जाएं और पूनम को मौत के मुंह में ये धकेल पाएं और हम पीछे हट जाएं। तो इस प्रकार से ये 5.5 साल हमारे बहुत ही खराब हमारे निकले, बहुत ही कष्टदायक हमारे निकले। और जस्ट अभी नवंबर 2020 की बात है, जो गले में पूनम को वेंटिलेटर के लिए ट्यूब लगी हुई है। पूनम आईसीयू में है, आज भी वेंटिलेटर पे है। उस वेंटिलेटर की जो ट्यूब है उसका जो मिसमैनेजमेंट होता है उसे सेंटर में मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर वो किसी तरफ गिर जाता है या झुक जाता है तो वो आपकी नलियों को, अंदर में आपकी नलियों को, नसों को वो काट के निकाल देगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना है। तो इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि पूनम के साथ में एक डेडिकेटेड जो स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ, उपलब्ध नहीं था। ये कोरोना के बहाने से एक नर्स के पास में 2-2, 3-3, 4-4 पेशेंट ये आईसीयू में दे रहे थे, जिसकी वजह से पूनम असल में बिस्तर पे ही वो बाधित है, बेड रिडन है। तो इस पैरालाइज्ड है, वो सिर्फ अपना सिर हिला पाती है, आंखों से वो कर पाती है, अगर हम उससे कहें तो वो अपनी जुबान वगैरह भी दिखा पाती है। लेकिन इसके अलावा वो पूरी तरह से बिस्तर पर निर्भर है, बिस्तर पर बाधित है। तो उसे हर चीज़ के लिए मदद की आवश्यकता है। यहाँ तक कि अगर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो अपने हाथ से किसी ग्लास को गिरा करके भी वो एक अलार्म नहीं दे सकती है, मदद नहीं मांग सकती है। ऐसे इंसान को ये इतनी यातनाएं देते, इतनी प्रताड़ना देते, इतना टॉर्चर करते हैं कि वो पेशेंट को छोड़ के चले जाते हैं, पेशेंट को पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, पेशेंट को पोजीशंस चेंज नहीं करे जाते, वो एक ही पोजीशन में 10-10, 12-12, 18-18 घंटे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ये कमर के पीछे घाव होते हैं। क्योंकि एक ही पोजीशन में रखने से जो प्रेशर बनता है, इसको रिलीज करना हर घंटा 2 घंटे में ये अत्यावश्यक होता है, जो ये नहीं करते। पूनम को हर 2 घंटे में
फीडिंग भी होती है, खाना भी उसे दिया जाता है। ये भी उसे नहीं दिया जाता था, ये सिर्फ पेपर में होता है, लेकिन पूनम को नहीं मिलता था क्योंकि स्टाफ कहीं और बिजी है। तो पूनम को जो दिन में 12 फीडिंग जो उसको खाना दिया जाना चाहिए, वो उसे मुश्किल से बेचारी को, जो बोल तक नहीं सकती है, जो बता नहीं सकती है कि उसको क्या पीड़ा हो रही है, उसे भूख लग रही है, उसे तकलीफ है, उसे ये भूखा रखा करते थे। जो 12 खाना है, 12 दफ़े उसको ये 2 या 3 बार भी ये नहीं देते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अभी जो पिछले 6-7 महीने में पूनम जो करीबन 55 किलो तक का वज़न जिसका आ चुका था, शारीरिक वज़न जिसका 55 किलो तक आ चुका था, वो इतना कमज़ोर हो गई कि बिल्कुल कंकाल की तरह, स्केलेटल की तरह, एकदम हड्डी, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलो 28 किलो से ज़्यादा नहीं रह गई होगी, वैसा हाल इन्होंने कर दिया। और इस बीच में जुलाई से लेकर के अक्टूबर महीने तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4-5 महीने इन्होंने पूनम को जैसे जेल कर दिया काला पानी का। इन्होंने पूनम से हमें मिलने तक नहीं दिया। उनके फादर वहाँ ही रहते हैं, 5.5 साल से वो अस्पताल में ही रहा करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पूनम को जो है, अस्पताल प्रशासन ने पूनम को अपने बाप से ही नहीं मिलने दिया, बाप को बेटी से ही नहीं मिलने दिया। और उसका नतीजा क्या निकला? जो पूनम 55 किलो पे थी, अच्छा खासा जो इम्प्रूवमेंट हो रहा था, उसको ऐसी परिस्थिति में उन्होंने धकेला कि वो 28 किलो की कंकाल हो गई। आप सोचिए 28 किलो का इंसान कैसा दिखता होगा, हड्डी का ढांचा, ये उसका कर दिया हाल। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस पूनम को मैंने कहा कि अक्टूबर 2015 में जिसको कमर के पीछे घाव दिया गया, जिसको जो इतना खराब कर दिया गया कि उसको हड्डी तक काटनी पड़ी, दिसंबर में काटा गया था 2015 के। बट कम से कम उस घाव के बाद में, क्योंकि हम पूनम के साथ में हुआ करते थे, जब तक हम इस बात को सुनिश्चित करते थे कि पूनम को पोजीशंस दिए जाएं, टाइम पर दिए जाएं, उसे घाव ना लगे, और उसको घाव नहीं होते थे जब तक हम पूनम के साथ होते थे। लेकिन जहां इन्होंने हमें बाधित करा, हमें ब्लॉक कर दिया पूनम से मिलने से, ये जो पिछले बिल्कुल जो जुलाई 2020 से लेकर के जो अक्टूबर 2020 के बीच में पूनम को इतने घाव हुए बटक्स पे, जिसको हम हिंदी में नितंब कहते हैं, नितंबों पर, कंधों के पीछे में, यहां तक कि सिर पे भी, जो सिर वो खुद हिलाती है उस सिर को भी चोटिल कर दिया गया। वो उसका जो सिर के अंदर में जो हमारी खोपड़ी होती है वो तक दिखने लग गया था। ऐसा घाव उसको दे दिया। ये कैसे होता है? आप बताइए। आप कह रहे हैं कि मणिपाल अस्पताल एक सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी हॉस्पिटल है, जिसने 6.5 करोड़ रुपए का बिल तो बना दिए। क्या बिल इसलिए बनाया जाता है? क्या आप इसलिए बिल जोड़ते हैं कि पेशेंट को यातनाएं दी जाए, उसको चोट पहुंचाई जाए? पूरे शरीर में उसकी चोट है, और मेरे पास में पिक्चर पड़े हुए, मैं आपको दूंगा इसके बाद। पिक्चर्स हैं हमारे पास में, सबूत हैं इस बात के। ये सिर्फ इतना ही नहीं, नवंबर 2020, अगर करेक्ट मैं डेट बोलूं तो 5 नवंबर 2020 को, जो मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है, जो गले में ट्यूब डलती है, वेंटिलेटर को जाती है, इसका मिसमैनेजमेंट इन्होंने ऐसा करा कि पूनम को छोड़ दिया और ये मिसमैनेजमेंट हो गया, और जो अंदर में उसकी बलून जाती है गले में, उसको भरी जाती है सो दैट कि ये ट्यूब बाहर ना आ जाए। तो वो ट्यूब, जो कफिंग होती है, जो बलून होती है अंदर में, इसको इन्होंने इतना ओवर इन्फ्लेट कर दिया, जरूरत से ज़्यादा फुला दिया कि नसें दब करके नस फट गई। पूनम एक ऐसी दर्दनाक परिस्थिति में पूनम को फिर से धकेला गया कि उसके कान में से, नाक में से, मुंह में से खून का भरमार निकलना शुरू हो गया। एक तो आपने इंसान को 28 किलो के परिस्थिति में पहुंचा दिया, कंकाल बना दिया। अब कोई कमी रह गई हो अगर, तो आपने इससे पूरी कर दी, उसके पूरे शरीर में से खून बहना शुरू हो गया। इन्होंने पूनम के फादर को बुलाया और कहा कि भाई आपकी बेटी का ऐसा ऐसा हो गया है और वो बचना उसका मुश्किल है इस बार, तो आप बता दीजिए, जानने पहचानने देखने वालों को बता दीजिए कि वो आकर के बॉडी ले जाएंगे। वो कब बोला है? ये 5 नवंबर 2020 की बात है। मैं सारे क्लिनिकल मैनेजमेंट, लीगल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं जो है निरंतर मैं सफ़र कर रहा होता हूँ। कई प्रकार के परेशानियों से मैं जूझ रहा होता हूँ। जैसे ही मुझे इस बात की खबर मिली दोपहर में 5 तारीख 2020 में, आपका 5 नवंबर 2020 में, मैं तुरंत निकला
मणिपाल अस्पताल पहुंचा दूसरे ही दिन 6 नवंबर 2020 को। और मणिपाल का ये सेम बंदा डॉक्टर सुनील करांत, वही बंदा जिसने मेरे को पहले 2.5 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया था, इसने कहा, फिर से इन्होंने अपनी चाल चली, बोले कि भाई ये बच नहीं सकती है तो आप इसको ले जाएं। मतलब फिर से वो अपनी चाल चलने लगे। मैंने कहा कि अभी तक हमने ट्रीटमेंट कराया है, पूनम आज भी जद्दोजहद कर रही है, हम आपसे आज भी इल्तिजा यही करेंगे, आप उसको ट्रीटमेंट दीजिए, जो ट्रीटमेंट जो चिकित्सा उसको मिलनी चाहिए आप वो दीजिए, बाकी उस जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में, वो देख लेंगे। समस्त लोगों को, जनता को ये जानना चाहिए और खुशी भी होगी कि जिस लड़की को फिर से एक और बार मौत के मुंह में धकेला गया और ये कहा गया कि मृत करार देने का, है ना, कोशिश करा गया, वो फिर से जिंदगी में वापस आ गई। उस लड़की में कितना हिम्मत और कितना दम है ये जनता समझ सकती है। इसे क्यों मारने की कोशिश करी जा रही? जो इंसान इतनी कुवत रखता है कि वो आज इतनी विकट परिस्थिति में भी वो लड़के वापस आ सकता है, आप उसको मौत के मुंह में क्यों धकेलना चाहते हैं? निरंतर आप ये 5.5 साल से लगे हुए हैं। अगर आपका डायग्नोसिस, आपकी प्रोग्नोसिस, आप जो कह रहे हैं, आपकी जो चिकित्सा मेखला की आपकी जो समझ है, अगर ये सही होती तो पूनम 5.5 साल नहीं जीवित रह सकती थी, जिंदा नहीं रह सकती थी। लेकिन उसने आपको गलत साबित करा है। अब आप अपनी जिद को छोड़ करके अगर आप उसको बचाने के लिए हमारे साथ जुड़ते तो वाहवाही आपको भी मिलती, आपको भी तारीफें मिलती, वाहवाही मिलती आपको भी कि इतनी खराब परिस्थिति से एक बच्ची को जो है बचा लिया गया। लेकिन आप निरंतर जो है आप उसे मौत के ही मुंह में धकेलने में व्यस्त रहते हैं। आज ये नवंबर 5 के इस घटना के बाद में आज नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना निकल चुका है और पुनः उस परेशानी से जो उसके ऊपर एक और बार थोपी गई थी अस्पताल द्वारा, आज फिर विजयी हो करके वो बाहर आ चुकी, सक्सेस हो करके वो बाहर आ चुकी। अभी भी उसके शरीर में घाव हैं, निरंतर बहुत कई घाव हैं उसको। ये घाव इसको इसलिए दिए जाते हैं कि परिवार को ये मानसिक प्रताड़ना दी जाती है कि परिवार टूट जाए, बिखर जाए, परिवार कहे कि भैया माफ़ कर दो, हम नहीं देख सकते ऐसा हमारे बच्ची के साथ में, आप रहने दो, आप इलाज रोक दो, इसे मर जान दो, इससे अच्छा तो ये है। इस प्रकार की मानसिकता को आपके अंदर में थोपने के लिए इस प्रकार की प्रताड़नाएं वो रोगी को देते हैं ताकि परिवार टूट जाए। तो आज चिकित्सा मेखला के अंदर में जिस प्रकार की हैवानियत चलती है, जिस प्रकार की पैशाचिक हरकतें चलती हैं, अपराध होते हैं, इसके खिलाफ में हम लोगों ने मोर्चा खोला है। क्योंकि आज ये पूनम के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये कई बार हो चुका है। और सबसे पैशाचिक अपराध अगर आज कहीं होते हैं तो वो अस्पतालों के दीवारों के अंदर में होती हैं, सबसे ज़्यादा आईसीयू के अंदर में होती है। हमारे यहाँ पर मेरे पास में ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, एविडेंस है, सबूत है मेरे पास में कि आईसीयू के अंदर में ना सिर्फ बच्चियों के साथ में बलात्कार हुए हैं, ठीक है, अस्पताल के ही कर्मचारियों द्वारा हुए हैं, बल्कि रोगी के, पेशेंट के इस बात को जाहिर करने के बाद, जहां पेशेंट ने बता दिया कि हाँ भाई फलाना डॉक्टर ने मेरे साथ बलात्कार किया है, उस पेशेंट को जान से मार भी दिया गया है। ऐसी भी परिस्थितियां हुई हैं। ये और कहीं नहीं होता, ये और कहीं नहीं होता। तो जहां हम आज बहुत हमारे को सुनने में आता है मीडिया में, यहाँ वहाँ बच्चियों के साथ में बलात्कार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन ये फिर सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये सिर्फ खबरों में और सुर्खियों में रहने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर बलात्कार नहीं होने चाहिए तो ये कानून अस्पतालों के लिए भी लागू होना चाहिए। अस्पतालों को इसके लिए फ्री फॉर ऑल, खुली छूट, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी प्रकार के अपराध जो हैं वो अस्पतालों में नहीं होने चाहिए, लेकिन होते हैं आज में। हमने इसीलिए आज ये मोर्चा खोल रखा है कि लोगों को जागरूकता इस चीज़ के लिए अत्यावश्यक है, ज़रूरी है कि लोग जागरूक हों, लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है,
ये आपका स्वास्थ्य है। हाँ? अगर आप अपने ही स्वास्थ्य के ऊपर में, अपनी ही जिंदगी के ऊपर में अगर आप संजीदा नहीं होंगे तो दूसरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा क्यों होगा? आपको अपना ख्याल और अपने बारे में आपको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए अपनी चिकित्सा और चिकित्सक द्वारा कही गई बातों को पानी की तरह ना गुटके, सवाल जो वाजिब आपको लगते हैं वो सवाल पूछें, समझें कि आपको किस प्रकार की चिकित्सा से आपको गुजारा जा रहा है या गुजारा जाएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी लें। आप पूछें, पार्टिसिपेट करें, आप उसके अंदर में अपनी चिकित्सा में आप पार्टिसिपेट करें, सवाल पूछें, क्योंकि आपको इसका अधिकार है। ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपका स्वास्थ्य है। और जागरूकता इंसान ना सिर्फ एक की, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए जागरूकता ज़रूरी है। और ये भी हम लोग चाहते हैं। आज हम ये, इसीलिए आज हमने ये मोर्चा खोल रखा है। ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज हम लोग जो है इंसाफ की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि एक पूनम के साथ हो गया ये, लेकिन दूसरा एक और पूनम या दूसरी एक और पूनम, दूसरा एक और रजीश अब कम से कम हिंदुस्तान में ना हो। इसके लिए हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और हम ये गुहार लगाते हैं कि ये चिकित्सा हर किसी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना मेरे लिए या पूनम के लिए चिकित्सा ज़रूरी है। आपके लिए, हम सबके लिए चिकित्सा उतना ही ज़रूरी है। तो इस बात पे, इस सब्जेक्ट के ऊपर में, इस विषय के ऊपर में ना तो जात आती है ना पात आती है, जात पात नहीं आती, धर्म नहीं आता। चिकित्सा सबके लिए एक बराबर इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। सबको इसमें जुड़ना होगा, इस मुहिम के साथ जुड़ना होगा, जागरूकता फैलानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए। एक अच्छी चिकित्सा मेखला हम आपको भी देंगे। देखिए, इसको मैं एक उदाहरण के साथ में मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। जब आप एक टिकट लेते हैं, समझिए कि हवाई जहाज़ का टिकट है वो जेट एयरवेज़ का, और जहाज़ किसी वजह से टेक ऑफ नहीं करा, तो आप अपना रिफ़ंड लेंगे, आपको रिफ़ंड मिलेगा। अब ये रिफ़ंड जो है, ये आपने टिकट जहाँ से लिया था वो जेट एयरवेज़ थी, तो रिफ़ंड क्या आपको एयर इंडिया देगा? क्या नहीं देगा, आपको रिफ़ंड जेट एयरवेज़ ही देगा। उसी प्रकार से जिस परिस्थिति में पूनम को आज पहुंचाने का जिम्मेदार मणिपाल अस्पताल है, उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं ले सकता। और जो जिम्मेदार मणिपाल अस्पताल है उसे उन्हें ही निभाना है, उन्हें ही पूनम को ठीक करने की उनका उत्तरदायित्व है, उनको ही उसे ठीक करके देना है जी। ये ज़रूरी था। और ये भी एक हम इस बात को, ये स्वाभाविक है कि मणिपाल अस्पताल का किया हुआ अपराध, उसका श्रेय लेने के लिए या उसका भागीदार कोई दूसरा नहीं बनना चाहेगा, कोई दूसरा अस्पताल नहीं बनना चाहेगा। ये भी एक वजह थी जिसके लिए हम, ये ज़रूरी था कि पूनम का ट्रीटमेंट वहीं हो जहाँ जो उसकी इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। अस्पताल का आज का टोटल बिल जो है वो 6.5 करोड़ से ज़्यादा का है। अगर मुझे याद है तो 6,61,00,000 रुपया से ज़्यादा का बिल आज के तारीख में है। आमतौर पे जो हमारे सड़कों पे चलने वाले ऑटो होते हैं, कई बार हमें उनके कई ऐसे ऑटो मिल जाते हैं जिनके मीटर बड़े फॉल्टी होते हैं, बड़े ख़राब मीटर होते हैं, जो 2 कदम चलते नहीं हैं लेकिन 50-100 रुपये का मीटर दिखा दिया करते हैं। इतना धोखेबाजी वाला मीटर होता है। बल्कि वो मीटर मणिपाल अस्पताल के मीटर से कई गुना बेहतर है, क्योंकि मणिपाल अस्पताल के फ्रॉड मीटर जो हैं, धोखेबाज मीटर जो है, इनके मीटर जो है ये और अलग ही लेवल पे चलते हैं, अलग ही स्तर पे चलते हैं। ऑटो वालों के ख़राब मीटर भी इनके सामने फेल है। ऐसे जो है धोखेबाज मीटर मणिपाल अस्पताल के हैं। तो 6.5 करोड़, जैसे मैंने कहा, इससे ज़्यादा का बिल ये बना चुके हैं। अभी बाकी कितना है? इसमें हम लोगों ने 1,34,00,000 रुपए के ऊपर हम दे चुके हैं। 1,34,00,000 रुपए के ऊपर में हमने दिया है। बाकी का जो है वो बैलेंस है। हमने उनसे ये कहा है कि आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपकी जो प्रयास हैं, पूनम को बचाने की तरफ तो कुछ है ही नहीं। आप उसको बचाने की तो कोई कोशिश आपने की नहीं, ना करे, ना पहले आपने की, ना आज आप कर रहे हैं, ना इस बीच 5.5 साल में आपने किया, बल्कि आपने कई कोशिशें की पूनम को जान से मारने की।
तो पैसे आपको किस बात के चाहिए? हम पैसे तो आपको अभी भी दे रहे हैं। 3 महीने पहले अक्टूबर 21 अक्टूबर 2020 में, 3 महीना मुश्किल से हुआ, 24 लाख रुपए का एक बड़ा पेमेंट हमने उन्हें दिया। 24 लाख का पेमेंट हमने उन्हें दिया। लेकिन इन पेमेंट्स का फायदा क्या हो रहा? पूनम को तो कोई फायदा पहुंच नहीं रहा। पूनम को तो सिर्फ टॉर्चर दिया जा रहा है, उसे तो सिर्फ प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। तो इस प्रकार से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनको पैसे भी हम देते रहें कि भाई कम से कम लालच से ही सही, क्योंकि ये सब कुछ लालच के ऊपर ही करते हैं, तो कम से कम लालच के ऊपर ही सही, कम से कम ये पूनम को ठीक करें। लेकिन ऐसा ये नहीं करते। इस बीच में मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं तो। पूनम का जो ब्लड में पोटेशियम होता है, हम सबके ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हम सबके ब्लड में होता है। तो विकसित देशों में आज से 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले भी ऐसी घटनाएं पकड़ी गई थी जहां पे पोटेशियम कम करके, ब्लड का, आपके खून का पोटेशियम कम करके आपको क्लिनिकल मर्डर कर दिया जाता था। क्योंकि पोटेशियम कम करने से या पोटेशियम ज़्यादा कर देने से हृदय स्तंभन हो जाता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, हृदय स्तंभन वो हो जाता है। ये प्रणाली, ऐसी हैवानियत जो है, ये पूनम के खिलाफ में भी करी गई, जिसे हमने पकड़ा। और मैं ये सिर्फ बात में नहीं कह रहा हूँ, हवे में नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास में इसके दस्तावेज हैं जहाँ पे 3.5 से 5, 5.5 के बीच में आपका पोटेशियम ब्लड में होना चाहिए। पूनम का वही पोटेशियम 2.5 से भी कम कर दिया गया था, जबकि हम निरंतर इनके पीछे थे, इनसे हम गुहार लगा रहे थे कि भाई पूनम का पोटेशियम कम हो जाता है, आप उस पर ट्रैक रखिए, आप उसको देखते रहिए, चेक करते रहिए, सो दैट कि वो कम ना जाए जहां उसकी जान पे बनाए। बट इन लोगों ने हमें शटअप करा, हम लोगों का मुंह बंद करा, और उसका पोटेशियम इतना कम तक चला गया था कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ भी। जनवरी 2020, पिछले साल, पूनम को हृदय स्तंभन, हार्ट अटैक हुआ भी, कार्डियक अरेस्ट। और ये चीजें हम पहले ही से प्रशासन से हमने कहा, पुलिस के पास में हमने खबर पहुंचाई, लोकल पुलिस से लेकर के, कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेकर के, कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार कर्नाटका के, ऐसे कोई दफ्तर नहीं है जिनके पास में हमने गुहार ना लगाई हो कि भाई यहाँ पे पैशाचिक कृत्य हो रहे हैं, हैवानियत हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? आपको जनता ने बिठाया हुआ, आप मुंह देखने के लिए, सिर्फ बैठे रहने के लिए, आप कुछ नहीं करेंगे। जबकि हम आपको सबूत के साथ में हम बता रहे हैं कि क्लिनिकल मर्डर करा जा रहा है। ऐसे तो आप बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, है? बेटियों को एम्पावरमेंट दो, बेटियों को ताकत दो। ऐसे देते हैं आप बेटियों को ताकत, जहां बेटी के साथ में अत्याचार तो हो ही रहा होता है, अपराध भी हो रहे होते हैं, उसके सबूत के साथ में भी उसका परिवार आपके सामने गुहार लगा रहा है, आपको कान में जूं नहीं रेंगती है। ये हुआ है। तो ये एक पॉइंट भी मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि जनता को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि चिकित्सा मेखला जो हम जानते थे एक ज़माने में कि वैद्याचार्य या हकीम जो होते थे, वो उस ज़माने में पैसे के लिए नहीं करते थे। हम किसी वैद्याचार्य या किसी नीम या हकीम के पास जाते थे तो वो पहले इलाज करता था, उसके पास सिर्फ एक ही सोच होती थी कि हमें रोगी को बचाना है। और जो भी उस रोगी के पास होता था, कोई चावल दे देता था, कोई चावल दे देता था, कोई दाल दे देता था, उसको वैद्य जो है या हकीम जो है वो लेकर के चले जाया करते थे। ये वो दुनिया नहीं है, ये वो दुनिया नहीं रह गई। यहाँ पे अब जो है चिकित्सा मेखला के अंदर में पैशाचिक अपराध होते हैं, और अगर ये ख़त्म होने हैं तो फिर जनता को जागरूक होना अनिवार्य है। देखिए, हम लोगों को किसी भी सरकारी दफ्तर या सरकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। इस परेशानी के बीच में हमें नहीं मिली है। जो भी हमने, जो जैसा कि मैंने कहा कि 1,34,00,000 रुपए से ज़्यादा हमने भुगतान करा है, पेमेंट करी है, ये पैसे हमने खुद ही इसका इंतज़ाम किया अपने पास में, चाहे वो अपने सोने के जेवरात को बेचने की बात हो या अपने सेविंग्स को
जो हमारे बैंकों में जो हम अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं, चाहे उसको खर्च करके उनके पास अस्पताल में देने की बात हो, चाहे अपना संपत्ति है, चाहे वो ज़मीन हो, गाड़ियाँ हो, उसको बेच करके हो, ये सब कुछ हमने करके ही पैसे हम लोगों ने जमा करे। किसी से हमने कोई मदद इसमें नहीं पाई। नहीं, मैं पहले ही आपको इस बात पे मैं बोल चुका हूँ कि अस्पताल चेंज करने का तो सवाल ही नहीं होता। ये तो मणिपाल अस्पताल, कोई भी, मैं इस बात को भी साफ करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि अगर वो अवगत नहीं है, अगर वो उसके पास जानकारी नहीं है और वो क्या बोलना चाहिए कि भाई अगर है ना बगैर जानकारी के पूछ रहा है तो अलग बात है। अथवा अगर एक जानकार आदमी ये सोचता है कि अस्पताल से क्यों नहीं ले जाया जा रहा है तो ये गलत बात है, क्योंकि ये अस्पताल को क्लीन चिट देने वाली बात हो गई, ये अस्पताल को बचाने वाली बात हो गई, अस्पताल को बचा के निकालने वाली बात हो गई। 2015 में ही 2015 नवंबर में उनका खुद का मेडिकल समरी, क्लिनिकल समरी, मेडिकल सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है, कंफर्म करता है कि पूनम जब पहुंची थी तो बिल्कुल ठीक ठाक पहुंची थी, बिल्कुल सही होशो हवास में और पूरे शारीरिक रूप से ठीक ठाक पहुंची थी। ये खुद उन्होंने लिख करके दिया है, इसके कागजात भी, दस्तावेज मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये बोलना कि वो डिले पहुंची थी, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूनम के पास में हॉस्पिटल की जो सुपरविजन है, पूनम की सुपरविजन और उस पर ध्यान रखने के लिए ये दायित्व हमने पापा को दिया हुआ है, ये पापा के पास है। और पापा ऐसे हर मौके पर इनसे पूरी ताकत के साथ में पापा ने मना किया है इनको कि गलत चीज़ें, उसके खिलाफ में पापा ने हमेशा आवाज़ उठाई है। और ये चीज़ मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी जब परिस्थितियाँ आई हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी वहाँ हुआ है अस्पताल में 5.5 साल के दौरान में, वो सब पापा के जानकारी में हुआ है, ऐसा उनका वक्तव्य है, ऐसा उनका क्लेम है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ये 5.5 साल में मैंने इस चीज़ को रिटर्न में डॉक्यूमेंट किया है, हॉस्पिटल के पास में और प्रशासन के पास में भी, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के पास में भी, कि देखिए ये जो कर रहे हैं इसमें हमारा कंसेंट नहीं है, हमारी सहमति नहीं है, ये हमारी सहमति के बगैर कर रहे हैं। तो ये तो हमने लिखित में दिया हुआ है, ये आज वर्बल है ना, या सिर्फ मुंह जुबानी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमने रिटर्न में किया हुआ है कि भैया वहाँ पे ये जो हो रहा है ये हमारी मर्जी के बगैर में ये किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे जो मेन एक वेंटिलेटर होता है जिसपे एक पेशेंट सेफ होता है, जो हॉस्पिटल का वेंटिलेटर होता है, इसको हम आईसीयू वेंटिलेटर के नाम पे इसे हम चिन्हित करते हैं, रेफर करते हैं, मेन वेंटिलेटर भी बोला जाता है। ये पेशेंट के लिए सेफ रहता है। दूसरे ओर में एक वेंटिलेटर और होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए, जो गाड़ी वगैरह में फिट करके ले जाया जा सके, एक छोटा पोर्टेबल वेंटिलेटर होता है। ये लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर नहीं है, जो पोर्टेबल वेंटिलेटर हम बोलते हैं ये लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर नहीं होता है। ये एक सिर्फ उस प्रक्रिया के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए, इसको इसीलिए इसका नाम रहता है ETV, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, है ना। तो इस पर पूनम को इन्होंने लॉन्ग टर्म डाल दिए। हमने, हमारे मना करने के बाद, हमारे कंसेंट के बगैर में, हमारे गैर सहमति के बावजूद इन्होंने पूनम को डाला, जबकि उस वेंटिलेटर के ऊपर में पेशेंट की जिंदगी पे बन आती है। इसके जो सबूत हैं ये विकसित देशों में पहले भी हो चुके हैं, और इसको जो लाइसेंस भी मिला करते हैं देशों में, वो इसीलिए मिलते हैं कि सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है इमरजेंसी पे। तो मेन वेंटिलेटर से पेशेंट को निकाला पॉइंट A से और ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर पे डाला, 2 घंटे के सफर में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर यूज किया और दूसरी जगह में जाकर के पेशेंट को वापस मेन वेंटिलेटर पे सुरक्षित रखा। ऐसा ना करके इन्होंने पेशेंट को उस पोर्टेबल वेंटिलेटर पे ही लॉन्ग टर्म डाल दिया, जिसके खतरनाक परिणाम हम इनको पहले ही सुझा चुके थे
कि ये ऐसा होगा, पेशेंट को के ऊपर में जान पे बनाएगी, और ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने जून 2019 में पूनम को इस पोर्टेबल वेंटिलेटर पे थोप दिया। हमारे मना करने के बावजूद भी, हाथ जोड़ने के बावजूद भी मना कर दिया। हमने लिखित में इसको प्रशासन के पास, पुलिस के पास, मिनिस्टर्स के पास, सबके पास पहुंचाया कि भाई ये क्या हो रहा है। अस्पताल का डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोल सकता है, आपको सर्जरी के लिए मजबूर कर देगा क्या? आप ना मना भी करेंगे तो भी सर्जरी कर देगा वो? हाँ, ये हुआ है। हमने मना करने के बाद भी और इस बात को लिखित में देने के बाद भी इन्होंने पूनम को पोर्टेबल वेंटिलेटर पे थोपा, उसके ऊपर थोपा, और परिणाम स्वरूप 6 महीना निकला, मुश्किल से नहीं निकला। जनवरी 2020 में, 19 जून 2019 में इन्होंने पोर्टेबल वेंटिलेटर पे डाला। हाँ, जनवरी 2020 में 6 महीने के बाद में पूनम को कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हृदय स्तंभन हो गया। तो वही चीज जो हम पहले ही बोल चुके थे, ये हो गया, लेकिन हमारे देश में फिर भी कार्रवाई नहीं है। जिन्होंने थोपा, डॉक्टर सुनील करांत, वही महाशय जो मेरे को 2.5 करोड़ रुपए का लालच दे रहे थे और कह रहे थे कि इससे ज्यादा भी आप मांग लो, वही महाशय इस कार्यक्रम के लिए भी, इस अपराध के लिए भी वही जिम्मेदार थे, डॉक्टर जस्टिन गोपाल दास के साथ में। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तो कहने का मेरा मतलब यह है, तात्पर्य है, मतलब यह है कि ये जो मैं कह रहा हूं कि इसकी खिलाफत हमने की, इसके ऊपर में हमने आवाज उठाई, ये पापा ने ही किया अस्पताल में। तो आज अस्पताल का ये कहना कि भाई जो कुछ भी वो इनके सहमति से हुआ, इसका मतलब क्या हो जाता है? जब मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ कि हमारी सहमति से नहीं हुआ था, तो आप क्या कर लेंगे? अभी है ना, मैं बैठा हूँ या कोई भी दंपति बैठा है, अगर बीवी कहती है कि अगर मेरी सहमति से शादी नहीं हुआ, तो वो शादी, वो तो गैर कानूनी हो गई ना, बात खत्म हो गई। वो तो अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन अगर मियाँ या बीवी में से कोई एक भी राजी नहीं है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये अस्पताल की ये बात बोलना कि सब कुछ इनके मर्जी से हुआ, उसका कोई अर्थ ही नहीं, अर्थशून्य हो जाता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। देखिए, हमारा ये कहना है कि पूनम को ठीक करने की कोशिश नहीं करी जा रही है, पूनम को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश हो रही है पिछले 5.5 साल से। ये है हमारा सबसे पहला। दूसरा कि भाई जब आप हमसे ये कह चुके हैं कि आपकी मंशा ये थी कि पूनम के ऑर्गन्स, उसके जो अवयव हैं, जो अंग हैं, हृदय, किडनी, जिगर, ये सब आप हमसे चाहते थे, तो रोगी को बचाने वाली बात ही कहाँ आई? रोगी को बचाने की कोशिश वाली बात आई कहाँ पे? आप जिंदा पेशेंट का तो आप हृदय निकाल नहीं सकते, किडनी और जिगर आप निकाल नहीं सकते, तो बात ही कहाँ आई कि आप उसको बचाना चाहते थे? हा? पहले ही दिन जब आप मेरे को बुला करके ये बोले कि इसका CRRT, हाँ कि नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया है, तो उस तारीख को क्या आपने उससे पहले ही, जैसी आपको पता चला कि इसकी जान पे बना ही है, क्या आपने कोशिश करी बचाने की? आपने CRRT पे डाला था उसे? नहीं, आपने नहीं डाला था। आप पूरी लग्जरी, आप आराम से मेरे को फ़ोन, आपने आराम से आधे पौने घंटे बाद मुझे फ़ोन किया, मेरे से आप बैठ करके आप ब्रेन वॉश करने की आपने कोशिश करी कि भाई इसको ट्रीटमेंट हटा लो। जब मैं नहीं माना, जब मैं ये पूछा आपसे कि भाई इसका नेक्स्ट क्या है, अगली तकरीर क्या है, तब आप मेरे को बोले कि CRRT कर सकते हैं, तब आपने पहुंचाया। क्या आप बचाना चाहते थे उसे? बचाना ऐसा चाहते हैं थे आप उसको? अगर आप उसे बचाना चाहते थे, पेशेंट को अक्टूबर 2015 से लेकर के नवंबर 2015 के बीच में, एक ही महीने में घाव इतना बड़ा, इतना गहरा घाव कैसे हो गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी, जो टेल बोन जिसको कहते हैं, वो काटनी पड़ी। जो रीढ़ की हड्डी हमारी नीचे तरफ जाती है, वो काटनी पड़ी। इतनी भयावह परिस्थिति कैसे हो गई? अगर आप उसे बचाना चाहते थे तो आप तो उसको पहले ही दिन आपने सोच लिया था कि उसे क्या करना है, आप उसे मारना चाहते थे। अब क्यों? जाहिर सी बात है, आप उसके अवयव चाहते थे, आप उसके ऑर्गन्स चाहते थे, ये समझ में आ रहा है। आज भी क्या आप वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं पूनम को? आप नहीं दे रहे हैं। हमारा कहना है कि पूनम के साथ में 24/7, 24 घंटे उसके पिताजी का उसके साथ में रहना जरूरी है, नंबर 1 ये। और ये चीज़ हमारे पास मौजूद थी,
ये अधिकार जो है हमारे पास में नवंबर 2015 से लेकर के सितंबर 2017 तक ये अधिकार हमारे पास मौजूद थे, जहाँ पे कि भाई पूनम को के साथ में उसके पिताजी को 24 घंटे रहने का था। तो वो भी ऐसा नहीं करते थे कि भाई वहाँ पे बिस्तरा जमा लिया, ऐसा नहीं करते थे। वो जाते थे पूनम के पास में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए, क्योंकि पूनम को ब्रेन डैमेज हुआ है करके इनका ही कहना है। अगर आप उस ब्रेन के अंदर में जो कुछ भी डैमेज हुआ उसको रीजेनरेट करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं न्यूरो रीजेनरेशन, मेंटल रीजेनरेशन, कॉग्निटिव रीजेनरेशन, ये जो हम कहते हैं ये थेरेपीज हैं। ये थेरेपीज इंसान को छोड़ देने से नहीं होता। ये थेरेपीज में आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप पूनम के बारे में नहीं जानते। जो पूनम की याददाश्त में से या उसके मस्तिष्क में जो चीज़ें वो भूल गई है वो तो तभी वापस आ सकती है जब आप उसको याद दिलाएं। अब याद कौन दिलाएगा? क्या ये याद दिला सकता है, वो याद दिला सकता है? नहीं, वही आदमी याद दिला सकता है जो पूनम के बारे में जानता है। इसलिए हमने पूनम के पापा को एक पद्धति के तहत में हमने ये निर्धारित करा कि ये दायित्व पूनम के पापा ही निभा सकते हैं। क्योंकि मैं भी पूनम के बारे में बचपन से नहीं जानता हूँ, उसको बचपन से पैदा होने वाले दिन से उसके बारे में हर बात पापा जानते हैं। और ये बातें उसको उसकी ज़िंदगी की खास बातें उसके दिमाग में डालना ये पापा कर सकते हैं, सो दैट कि वो है उसको जोड़ करके एक पूरा वो पिक्चर बना पाए और इंसान ज़िंदगी में वापस आ पाए। दूसरी चीज़, रिहैबिलिटेशन का प्रोटोकॉल, रिहैबिलिटेशन की प्रोटोकॉल उसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्रियान्वित करना पड़ेगा, जिसमें एस्केलेटेड होना है। क्योंकि शरीर जो है उसका जो बायां हाथ है हिलना शुरू हो गया था। हाँ, जो इंसान पैरालाइज्ड बिल्कुल बेड रिडन पड़ा है, बिस्तर पर निर्भर है, उस इंसान का अगर बायां हाथ हिलना शुरू हुआ है तो आप उसको इलाज को अपग्रेड करेंगे तभी उसका दोनों हाथ हिलना शुरू होगा, फिर दोनों पैर हिलेगा, तब उसका शरीर ठीक होगा। आपकी कोई मंशा ही नहीं है। आपने उसके पिताजी को भी बाहर कर दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ और मैं ये जनता जो है जो भी देख रही है, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि हमें इस बात का पूरा ज्ञात है, इस बात की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है कि पूनम की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, हो चुकी है। मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, हो चुकी है, हम जानते हैं। हमारे ही साथ में हमारे परिवारों की, पूनम का परिवार, हमारा परिवार, हमारी भी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, हम जानते हैं। लेकिन हमने इस बात के साथ में, हम इस बात को समझ करके भी हम ये फाइट कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं कि ये दूसरे के साथ ना हो। ये आज हमारे साथ तो हो गया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन कल को ये दूसरे किसी इंसान के साथ में, दूसरे किसी नागरिक के साथ में, सिटीजन के साथ में ये नहीं होना चाहिए। इस ही के लिए हमारी जंग जारी है। देखिए, मेरा जो है, मेरे माता पिता हैं और दोनों ही सुपर सीनियर्स हैं। सुपर सीनियर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 60 ईयर्स एंड अबव वाले नहीं हैं। हमारे पिताजी 77 साल के हैं, 78 ईयर्स के हैं। तो माता पिता उस उम्र के पड़ाव में हैं जो उनकी अपनी परेशानियाँ और उस उम्र के जो भी स्वास्थ्य के संबंधित जो परेशानियाँ होती हैं वो उनके साथ भी है। तो जाहिर सी बात है, ये एक जद्दोजहद होती है कि भाई पूनम इस परिस्थिति में है तो हम कहाँ कहाँ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। माँ बाप की जिम्मेदारी वो निभाना जो है वो ज़रूरी है, अनिवार्य है। और पूनम के साथ भी ऐसे ही है कि पूनम के पिताजी जो हैं वो अपनी नौकरी वगैरह छोड़ करके पूनम के साथ में हमारा सपोर्ट करने के लिए, हमारे को साथ देने के लिए, अपनी बेटी का साथ देने के लिए वो यहाँ पे अस्पताल में ही 24 घंटे रहते हैं। बहरहाल उन्हें अस्पताल ने ही सितंबर 2020 में उन्होंने अस्पताल ने जैसे पूनम को किडनैप कर लिया हो, जेल कर दिया हो, पूनम के पिताजी को बाहर कर दिया अस्पताल के, ये भी उन्होंने किया है। ये सब एक अच्छा अस्पताल जो पेशेंट और फैमिली का बेटरमेंट चाहता है, ऐसा अस्पताल इस प्रकार के अपराध करता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? आपने हमारा पेशेंट रख लिया और हमें ही आपने ब्लॉक कर दिया, धकेल दिया बाहर में। ऐसे कैसा आप इलाज कर रहे हैं? कैसी आप ये आप किस प्रकार का जो है कंडक्ट आप कर रहे हैं? किस प्रकार का आप अस्पताल चला रहे हैं? किस प्रकार का आप प्रशासन चला रहे हैं? किस प्रकार के अपराध आप कर रहे हैं? आगे का प्लान, मैंने अपनी ज़िंदगी को हिंदुस्तान के अंदर में चिकित्सा मेखला के अंदर पूरा कायाकल्प करना,
कायाकल्प यानी पूरा एक काया पलट करना, ओवरहॉलिंग द हेल्थ केयर डोमेन। ये है हमारा इंटेंशन, हमारी मंशा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर सेक्टर, मेडिकल मेखला, चिकित्सा मेखला पूरी तरीके से कायाकल्प हो, काया पलट हो, ताकि सिटीजन के साथ में, नागरिक के साथ में कभी भी गलत ना हो करके सिर्फ उसके अवकाश और उसके अधिकार में आने वाला चिकित्सा उसे मिल पाए। और हर चीज़ की, हर चिकित्सा का जो प्राइस होती है, जो उसकी कीमत होती है, वो फिक्स होनी चाहिए। हर गलत कृत्य जो अस्पताल के अंदर में होता है उसके लिए भी अनुपात में, प्रोपोर्शनेट अनुपात में कानून में प्रावधान होने चाहिए कि अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा जो है उस निर्धारित होनी चाहिए। आज क्या है कि आप पेशेंट का हाथ काट दो, पैर काट दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है डॉक्टर? जान तो नहीं गई ना। मतलब पहले आपको मरना होगा, तब डॉक्टर को आप शायद आप उसके खिलाफ केस कर पाएं, तब भी उसका कुछ होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में आज तक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, 2017 में उनका वाइट पेपर पब्लिश हुआ है, जिसमें 50 लाख लोग प्रति वर्ष मेडिकल रॉन्ग डूइंग्स, चिकित्सा मेखला से होने वाले अपराध से मरते हैं। यहाँ सरकार मरी चली जा रही है कि भाई कोरोना में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, हाँ वैक्सीन बनाओ, ये करो वो करो, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन प्रति वर्ष यहाँ 50 लाख लोग जो हैं वो चिकित्सा मेखला के रॉन्ग डूइंग और अपराधों की वजह से मरते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस बोल लीजिए, मेडिकल रॉन्ग डूइंग कह लीजिए, मेडिकल क्राइम्स कह लीजिए, मर रहे हैं। उसके लिए क्या हो रहा है? तो कानून उसके लिए बनने चाहिए कि हर गलत, चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो, उसके अनुपात में। हम ये नहीं कह रहे कि अगर उसने जो है एक इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज लगा दिया तो उसको फांसी लटका दो, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन उसमें पेनल्टी होनी चाहिए, उसके अनुपात में प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट्स का प्रावधान बनना चाहिए। तो ये बहुत काम है जिसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ हमारे दर्शकों से, आपके माध्यम से, कि जो वार्ता बरती के जो टीम मेंबर्स हैं, जो कि आज बहुत ही अच्छा काम वो चिकित्सा मेखला के लिए हो या हमारे दर्शकों के लिए हो, मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जो कि ये एक नेक काम तो सब करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन काम के साथ में नेकी भी ये बंदे कर रहे हैं, जो चिकित्सा मेखला के अंदर में होने वाले पैशाचिक कृत्यों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में हुसैन और अशरफ का मैं शुक्रगुजार हूं, जो कि हमारी बात को जनता के पास में ले जाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मेरा आह्वान है आप लोगों से, विनती है आप लोगों से, गुहार है, सब हमारे साथ में जुड़िए। आपकी ज़िंदगी है, आपका स्वास्थ्य है, ये चिकित्सा मेखला हम सबके लिए, चिकित्सा ज़रूरी है। आगे आइए, हमारे साथ जुड़िए, चिकित्सा मेखला का काया पलट हम आपको करके देंगे। धन्यवाद।